टेम्परेचर ही तो बढ़ जाएगा। और फिर आपको ताज्जुब होगा कि ये जवान लोग चलते चलते गिर के मर क्यों जाते हैं। इसीलिए क्लाइमेट चेंज जैसी आपदाओं का सबसे ज्यादा असर भारत जैसे देशों पर ही पड़ना है। भारत उन 5 शीर्ष देशों में है जो क्लाइमेट चेंज से सबसे ज्यादा आहत होंगे, कहूंगा बर्बाद होंगे। हाल ही में जो एयर इंडिया की घटना देखने को मिली है, वर्स्ट एक्सीडेंट ऑफ द डेकेड बोला गया। इस बात की अभी कोई स्पष्ट पुष्टि नहीं की गई है कि ये किस वजह से हुआ है, किस लिए हुआ, लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से ऐसी और घटना देखने को मिल सकती है। प्लेन तो प्लेन है, आपकी तो साधारण बाइक है या कार है, ये भी बनी नहीं है एक तापमान से आगे बर्दाश्त करने के लिए। खड़ी बाइकों में विस्फोट हो रहे हैं, तो आपको लगता है 3 डिग्री तो बर्दाश्त कर लेंगे, वो 3 डिग्री नहीं है, पीक 8 डिग्री बढ़ गया है। तो इसमें गरीबों को क्या होगा ये सोचो, और जानवरों को क्या होगा ये सोचो। ये सब कुछ जो हो रहा है उसका तुम्हें एक रीजन बताया जाएगा, तुम कहोगे उससे गहरा रीजन है। आचार्य जी नमस्ते, मेरा नाम राज दीक्षित है, मैं एरोस्पेस इंजीनियरिंग का छात्र हूँ। आचार्य जी, हाल ही में जो एयर इंडिया की घटना देखने को मिली है, उसे वर्स्ट एक्सीडेंट ऑफ द डेकेड बोला गया। इस बात की अभी कोई स्पष्ट पुष्टि नहीं की गई है कि ये किस वजह से हुआ है, किस लिए हुआ, लेकिन आचार्य जी क्लाइमेट चेंज को आज तक हम बस ऐसे ही देखते आए हैं कि गर्मी बढ़ गई, लैंडस्लाइड गिर गया, लेकिन जो आज तक आप क्लाइमेट चेंज के बारे में समझाते आए हो और जो मेरे प्रोफेसर्स ने भी मेरे को समझाया है कि आगे इस क्लाइमेट चेंज की वजह से शायद इसकी कोई स्पष्ट पुष्टि नहीं है, लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से ऐसी और घटना देखने को मिल सकती हैं। तो आचार्य जी, तो सामान्य बुद्धि की बात है ना। आपके शरीर से लेके आपके उपकरणों तक सब कुछ एक तापमान में, और जितने भी दूसरे फिजिकल पैरामीटर्स हो सकते हैं उनके दायरे में ऑपरेट करने के लिए बना है ना। ये है, इसका क्या होगा अगर तापमान बहुत ज्यादा हो जाए, इसका क्या होगा अगर हवा ही बहुत तेज हो जाए। जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं उन सब की एक सेफ रेंज के भीतर ही ये सफलता से काम कर सकता है ना। द्वितीय विश्व युद्ध एक कारण कि जर्मनी हारा था, तो मॉस्को से 20 किलोमीटर बस रह गई थी जर्मन सेनाएं, जाड़े आ गए। जून में इन्होंने शुरू करा था ऑपरेशन बारबरोसा, जून में शुरू करा था 1941 में, पर कुछ देरी हो गई। तो और रूस है भी बहुत लंबा चौड़ा, तो उधर लेनिनग्राद, इधर मॉस्को सीज डाल रखी है। जाड़े आ गए। जब जाड़े आ गए तो जो जर्मनों के हथियार थे, कई कारण थे कि जर्मन हारे, पर एक कारण ये भी था कि जर्मनों के हथियार जाम हो गए। उतनी ठंड में काम करने के लिए वो डिजाइंड ही नहीं थे। तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको अभी तक ये माना जाता था कि आर्यों की लहरें आई एक के बाद एक और उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता तबाह कर दी। अब जैसे जैसे हम उसमें वैज्ञानिक शोध और बढ़ा रहे हैं और साक्ष्य सामने आ रहे हैं, तो पता चल रहा है कि उसके उजड़ने में भी जलवायु के परिवर्तन का बहुत बड़ा हाथ था। जो चोल साम्राज्य था पूरा दक्षिण भारत का, वो कैसे, वहां भी यही हुआ था। जलवायु परिवर्तन तो इंसान को, इंसान की मशीनों को, इंसान के साम्राज्यों और सभ्यताओं सबको खत्म करने में इतिहास में सबसे बड़ा कारक रहा है। अभी जो चल रहा है कि प्राकृतिक स्तर से कार्बन डाइऑक्साइड 70-80% ज्यादा हो गई है आज वातावरण में। 270 ppm से बढ़ के वो 440 ppm हो गई है। ऐसा 5वें मास एक्सटिंक्शन के बाद कभी नहीं हुआ। तो इसको छठा मास एक्सटिंक्शन माना जा रहा है।
जब क्लाइमेट चेंज होता है तो वो सिर्फ इंसान को, इंसान की मशीनों को नहीं खराब करता, मास एक्सटिंक्शन कर देता है, सब उड़ जाता है। क्योंकि सब कुछ ही, चाहे वो इंसान ने डिजाइन करा हो, चाहे प्रकृति ने डिजाइन करा हो, सब कुछ ही एक खास मौसम के लिए डिजाइंड है, सब कुछ ही। यहाँ ग्रेटर नोएडा में सेब का पेड़ क्यों नहीं लगा रहे? क्यों नहीं लगा रहे? हाँ, सेब क्यों नहीं होते यहाँ पर? क्योंकि सेब सिर्फ एक खास मौसम में हो सकता है। समझ में आ रही बात? एक खास जलवायु में हो सकता है। सेब आपको पता है जहां होते थे वहां होने भी मुश्किल हो रहे हैं, क्योंकि सेब को जितनी ठंड चाहिए वो उसे वहां भी नहीं मिल रही। और ये जो मौसमी बात होती है ये बहुत सूक्ष्म होती है। उदाहरण के लिए हो सकता है कि कोई पेड़ है, वो किसी तरीके से 2 डिग्री या 5 डिग्री के तापमान की वृद्धि को झेल जाए, पर जो छोटे छोटे कीड़े पॉलिनेशन करते थे उस पेड़ का, वो ना झेल पाए, वो कीड़े चले गए। जब वो कीड़े खत्म हो गए तो पेड़ भी समाप्त हो जाएगा। आप कहोगे हमने तो नहीं काटा, पर अब नए पैदा नहीं होते, नए नहीं पैदा होते क्योंकि वो कीड़े नहीं बचे जो पॉलिनेशन करते थे उनका। कीड़े क्यों नहीं बचे? क्योंकि जलवायु परिवर्तन हो गया, वो कीड़े नहीं झेल पाए उसको। हम अपने आप को प्रकृति से भिन्न जानते हैं, तो हमें ये एहसास ही नहीं होता है कि हमारा सब कुछ प्रकृति से जुड़ा हुआ है, और वहां जरा भी कुछ परिवर्तन होगा तो आप बचोगे ही नहीं। आप पता करना, ये आप लोगों के लिए आज का काम दे रहा हूं, जिसको आप बोलते हो ना आज तक G = 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्लाइमेट चेंज इसको भी बदल देगा। कैसे बदल देगा पता करो। अब भाई आपका इवोल्यूशन इसी पृथ्वी पर हुआ है। आपका दिल धड़कता है ना, तो वो एक खास रेट से धड़कता है, और वो जो रेट है वो ग्रेविटी पर और ग्रेविटी के कारण एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर डिपेंडेंट है। आपका दिल धड़कता है ताकि आपकी नसों में उतना ही ब्लड प्रेशर रहे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को काउंटर बैलेंस कर सके। अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, ब्लड प्रेशर ज्यादा है, तो क्या होगा? नस फट जाएगी। नस के भीतर प्रेशर ज्यादा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, नस फट जाएगी। और अगर आपकी नसों में ब्लड प्रेशर एकदम कम हो जाए और एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत है, तो क्या होगा? खून बहना बंद हो जाएगा, क्योंकि नसें, जैसे आपने पाइप दबा दी हो बाहरी दबाव से। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर किस चीज पर डिपेंड करता है? अरे ग्रेविटी पर बाबा। ग्रेविटी के कारण ही तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ग्रेविटी ना हो तो ये जितनी गैसें हैं जिसको आप वातावरण बोलते हो, ये सब स्पेस में भाग जाएंगी। आपकी ग्रेविटी नहीं तो इन मॉलिक्यूल्स को खींच रखा है ना पृथ्वी की ओर। क्लाइमेट चेंज से ग्रेविटी से एटमॉस्फेरिक प्रेशर बदलेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बदल गया तो तुम्हारा दिल धड़केगा। पर हम ऐसा नाटक कर रहे हैं जैसे बस कुछ नहीं, थोड़ा सा टेम्परेचर ही तो बढ़ जाएगा, टेम्परेचर ही तो बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं कि दिल धड़कना एक बार में बंद हो जाएगा। दिल को अलग तरीके से धड़कना पड़ेगा, और दिल को उस तरीके से धड़कना पड़ेगा जिसके लिए दिल डिजाइंड ही नहीं है। और फिर आपको ताज्जुब होगा कि ये जवान लोग चलते चलते गिर के मर क्यों जाते हैं। एरिथमिया होता है, दिल की एक रिदम होती है, वो रिदम डिसरप्ट हो जाएगी। आपको समझ में ही नहीं आएगा कि तो कुछ भी नहीं था, अभी तो हंस खेल रहा था, बैठा था, बैठे बैठे ऐसे हो गया। ये मैं एक्सट्रीम सिनेरियोज बता रहा हूं, पर समझो इनको। आप अपने शरीर को इतनी बाहर बाहर से देखते हो, जो सबसे डेलिकेट, सबसे टेंडर वेसल्स होती हैं शरीर में, वो कहाँ होती हैं? वो यहां होती हैं।
और उन्हीं के कारण इंसान जानवरों से अलग है। उन्हीं के कारण हम जानवरों से अलग हैं। जानवरों के ब्रेन्स में उतनी सटिलिटी नहीं होती, उतना फाइन ब्लड वेसल्स नहीं होती, इतनी हमारे होती हैं। और उसका एक कारण ये है कि हम खड़े होकर चलते हैं। जब हम खड़े होकर के चलते हैं, दिल यहाँ ही ऊपर है, तो यहाँ पर प्रेशर कम हो जाता है। जब प्रेशर कम हो जाता है तो यहाँ ज्यादा डेलिकेट डिफरेंशिएशन हो पाता है। जानवर का दिल और उसका सर एक ही तल पर होता है, तो वहां पर दिल से प्रेशर ज्यादा आता है। तुम जब सब कुछ बदल दोगे तो तुम्हारा ब्रेन क्या वैसे ही काम करेगा जैसे आज करता है? सारी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, जलवायु बदल जाएगा तो ब्रेन क्या वैसे ही काम करेगा? तुम पागल हो जाने वाले हो। ये बात नहीं समझ में आ रही है। जानवरों से एक उदाहरण बताता हूं। ये जो बहुत सारे एम्फीबियंस होते हैं, एम्फीबियन क्या होता है? पानी जमीन दोनों पे चलता है। मगरमच्छ भी आता है, कछुओं की कुछ प्रजातियां आती हैं, मगरों की भी कुछ, घड़ियाल, इनकी कुछ प्रजातियां आती हैं। ये अंडे देते हैं। अंडे कहाँ पर देते हैं? पानी में मिलते हैं अंडे। और वो उस अंडे से नर निकलेगा या मादा निकलेगी, ये 0.5 डिग्रीज के टेम्परेचर के अंतर से डिसाइड होता है। तापमान बढ़ गया तो मादा निकलती है, तापमान कम रहा तो नर निकलता है उसमें से। अब 90% मादाएं पैदा हो रही हैं, तो प्रजाति कैसे चलेगी? और तुमको क्या लग रहा है कि इस प्रकार का टेम्परेचर रिलेटेड प्रभाव सिर्फ कछुओं, घड़ियालों और मगरों पे पड़ रहा है? मनुष्यों पर भी पड़ेगा। ये जो तुम लोक धर्म में वीर्य वृद्धि का इतना कर रहे हो ना, फिर तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि आईवीएफ क्लिनिक क्यों इतने बढ़ रहे हैं। आप सब अर्बन शहरी लोग हो तो खाना मिल जाता है। आपने तो पता नहीं अब कितने सालों से फसलें उगती ना देखी हो। फसलें उगलेंगी, टेम्परेचर पैटर्न बदल गया और रेनफॉल का पैटर्न बदल गया, फसलें उगलेंगी। और वो बदल गया है। ये साल था, इसके पहले 4 महीने जनवरी से अप्रैल तक 125 सालों के सबसे गर्म महीनों में से थे। जनवरी भी, फरवरी भी, मार्च भी, अप्रैल भी पिछले 125 सालों के सबसे गर्म महीनों में थे। और 5वां महीना सबसे गीला महीना था। जितने 4 हमने गर्म महीने देखे इस साल जनवरी से अप्रैल तक, उतने गर्म महीने पिछले 125 सालों में देखने को नहीं मिले। उनमें से कोई महीना था जो 125 सालों में नंबर 1 पर था, कोई नंबर 3 पे, कोई नंबर 5 पर, इतने गर्म। और इन 4 के बाद 5वां आता है, उतना गीला महीना हमें 125 सालों में देखने को नहीं मिला। मई में कहां बारिश होती है? फसलें झेल लेंगी, और फसलें नहीं झेलेंगी तो खाने को क्या पाओगे? स्पेसिफिक हीट जानते हो, है ना? स्पेसिफिक हीट का मतलब ये होता है कि कितनी एनर्जी चाहिए 1 डिग्री तापमान बढ़ाने के लिए। 1 ग्राम का या किसी भी वेट की 1 यूनिट का, उसे स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। पानी की काफी होती है तो इसको स्टैंडर्ड मानते हैं, 1 रखते हैं। और लैंड तुम बहुत अच्छे से जानते हो कि लैंड बैड कंडक्टर होता है हीट का, खासकर जब लैंड सूखा हो। सूखा लैंड बैड कंडक्टर होता है ना हीट का, और गर्म भी जल्दी हो जाता है। मैं हीटर ले आऊं, ये पानी रख दूं यहाँ पे, इस पर ऐसे हीटर दिखाऊं और इस पे हीटर दिखाऊं, गर्म क्या हो जाएगा दोनों में से जल्दी? ये जल्दी गर्म हो जाएगा। खासकर अगर मैं नीचे से दिखाऊं तब तो ये और देर लगाएगा, क्योंकि इसमें कन्वेंशनल करंट सेटअप हो जाएंगी। नीचे से गर्म करोगे तो ये पूरा गर्म होगा, तब जाके ये गर्म होगा। और इस पर दिखाऊंगा तो ये यहाँ गर्मी नहीं जाएगा, जलना शुरू कर सकता है। एक तो इसकी स्पेसिफिक हीट ज्यादा, दूसरे इसमें करंट्स भी सेटअप हो सकती हैं जो कि इसमें नहीं हो सकती। मॉनसून कैसे आता है?
मॉनसून तब आता है जब इंडियन पेनिनसुला जो है, जो पूरा सब कॉन्टिनेंट ही ले लो, उसके टेम्परेचर में, लैंड टेम्परेचर में और सी टेम्परेचर में एक जबरदस्त अंतर पैदा हो जाता है। हमें मालूम है जब टेम्परेचर में अंतर होता है तो उसका प्रेशर पे क्या असर पड़ता है। जहां हाई टेम्परेचर हो जाएगा वहां लो प्रेशर हो जाएगा। जब लो प्रेशर हो जाता है तो फिर समुद्र से वो जो ह्यूमिड हवा है, मॉइस्चर कैरिंग करंट्स हैं, वो आती हैं लैंड की ओर। तो एक खास टेम्परेचर डिफरेंशियल चाहिए, खास चाहिए। लेकिन अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो लैंड और सी का प्रपोर्शन में नहीं बढ़ेगा। जैसे अभी हमने देखा, लैंड का ज्यादा बढ़ जाएगा और इसी तरह अगर ठंडक आती है तो लैंड ज्यादा ठंडा हो जाता है। समुद्र के तापमान में सर्दी और गर्मी में अंतर नहीं होता बहुत, पर जो लैंडलॉक्ड इलाके होते हैं उनमें देखो सर्दी गर्मी में कितना अंतर आ जाता है। दिल्ली में सर्दी ठंडी बहुत हो जाती है, दिल्ली की सर्दी, और गर्मी गर्म बहुत हो जाती है क्योंकि लैंड है, पानी से दूर है। जब इनका टेम्परेचर डिफरेंशियल एक्सट्रीम हो जाएगा तो आपका जो पूरा मॉनसून है वो डिसरप्ट हो जाना है। पहली बात तो जब उतना टेम्परेचर बदल गया है तो फसलें नहीं होनी है, और फसल हो भी सकती हो तो बारिश नहीं होनी है। बारिश कैसे होगी, कैसे कर लोगे बारिश? वो एक बहुत डेलिकेट सिस्टम है, जो मॉनसून सिस्टम है वो बहुत डेलिकेट है। इतना टेम्परेचर होता है तो बंगाल की खाड़ी और अरेबियन सी की ओर से फिर हवाएं ऐसे बहनी शुरू करती हैं भारत की ओर, और फिर उनसे हमारे यहाँ बारिश आती है। वो पूरा सिस्टम हम डिसरप्ट कर रहे हैं, हो चुका है डिसरप्ट। तो आपको खाने को कैसे मिलेगा अब ये बता दो, जब पैदा ही नहीं होगा तो। और 150 करोड़ हो आप, कैसे होगा? आप घुस सकते हो एसी के अंदर, सब कीट पतंगे भी घुस रहे हैं क्या? आपको क्या लग रहा है बस ऐसे ही फसल पैदा हो जाती है? हम ये तो जानते हैं कि पेस्टिसाइड चाहिए पेस्ट्स मारने के लिए, पर क्या हमको पता है कितने बैक्टीरिया चाहिए और कितनी चीज चाहिए फसल को साबुत रखने के लिए? जो आकर के पेस्ट है, जो कीड़े फसल खाते हैं, उनके तो आप नाम जानते हो, उनको मार भी देते हो। पर जो दूसरी स्पीशीज है वो सिर्फ फसल को खाती नहीं है, फसल को पैदा करने में और फसल को बनाए रखने में भी दूसरी प्रजातियों का बहुत बड़ा योगदान होता है। आप एसी में आ गए, वो प्रजातियां भी एसी में आ गई क्या? वो तो मर गई ना। जब वो मर गई तो फसल कैसे पैदा हो जाएगी? हर प्रजाति, सारी स्पीशीज टेम्परेचर और मॉइस्चर डिपेंडेंट होती हैं। टेम्परेचर बदल दोगे, मॉइस्चर बदल दोगे, वो स्पीशीज उस जगह पाई ही नहीं जाएगी। और ये नहीं कि वो वीजा लेके कहीं और पहुंच जाएगी। बहुत सारी स्पीशीज सिर्फ लोकल होती हैं, वो अगर वहां नहीं है तो फिर कहीं नहीं है, वो मिट गई, हमेशा के लिए मिट गई। जड़ों में, पेड़ों की जड़ों में नाइट्रोजन चीज होती है, जानते हैं आप? हाँ, वो आपको दिखाई नहीं देगी, पर अगर वो ना हो तो पेड़ जी नहीं सकता। और वो भी जो काम करती हैं प्रजातियां छोटे जीवाणुओं की, वो सब भी बहुत टेम्परेचर डिपेंडेंट होती हैं। फिर समझ में नहीं आएगा कि आम आर्टिफिशियली क्यों पकाने पड़ रहे हैं, क्योंकि वो अब प्राकृतिक तरीके से पक ही नहीं सकते। फिर समझ में नहीं आएगा कि इंसान ही क्यों बदल गया, हमारी भावनाएं क्यों बदल रही हैं, विचार क्यों बदल रहे हैं। हम देखो है तो सबसे पहले मिट्टी ही ना। उसी मिट्टी से अहंता पैदा होती है, द सेंस ऑफ सेल्फ। मिट्टी से ही तो। वो जब पूरी मिट्टी ही बदल जाएगी तो तुम वही रह जाओगे क्या जो तुम हो? मिट्टी का कोई तत्व नहीं है जो आपके शरीर में नहीं पाया जाता हो। वो सब जब ऊपर नीचे हो जाएंगे तो आप भी वो नहीं रह जाओगे जो आप हो। आपकी स्पीशीज ही बदल जानी है, आप कुछ और हो जाओगे। वो क्लाइमेट चेंज नहीं है, वो स्पीशीज चेंज है।
प्लेन का फिजिकल इंस्पेक्शन भी होता है उड़ने से पहले। 2 बजे की फ्लाइट है तो फिजिकल इंस्पेक्शन स्टाफ भी करता है, पायलट्स भी करते हैं। फिजिकल इंस्पेक्शन कैसे होगा? वो प्लेन खड़ा हुआ है वहां पर, कितने पेड़ होते हैं वो पूरे फील्ड में, रनवे में और एयरफील्ड में कितने पेड़ होते हैं? एक भी नहीं। प्लेन वहां खड़ा हुआ है, आपको उस लंबे चौड़े प्लेन में ऐसे पूरा घूम के इंस्पेक्शन करना है। इंसान तो इंसान है, एम्प्लॉय तो एम्प्लॉय है। 50 डिग्री टेम्परेचर में वो कितना इंस्पेक्शन करेगा? तो आपने फिर भूल होने की, किसी फॉल्ट को ओवरलुक करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ा दी कि नहीं बढ़ा दी? वो भी यही कहेगा कि जल्दी से चक्कर लगा के भागो, इतनी गर्मी में मैं कहां छोटे छोटे क्रैक्स दिखूं। अरे मुझे यहां पर विंग में एक माइनर क्रैक दिखाई दिया। फिजिकल इंस्पेक्शन करना होता है पूरा। कौन करेगा 50 डिग्री में, वो भी जब दोपहर 2 बजे की फ्लाइट है? सारा जो क्रू है और जो पायलट्स हैं वो भी इंसान है, वो भी कहीं से आ रहे हैं, ड्राइव करके आ रहे हैं, अपने घरों से आ रहे हैं, कुछ करके आ रहे हैं। इतनी गर्मी है, आपको थोड़ी सी गर्मी हो आती है, आप बोलते हो भेजा आउट हो गया। वो लोग भी जो आ रहे हैं वो भी तो इंसान है। गलतियों की संभावना बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? और टेम्परेचर बढ़ने पर आप अपने आसपास का तापमान कम रखने के लिए जो कुछ करोगे वो टेम्परेचर को और बढ़ाएगा। कूलिंग के लिए जो कुछ किया जाता है वो एटमॉस्फेरिक हीटिंग कर देता है। समझ रहे हो? हीटिंग होगी तो आपकी कूलिंग नीड्स और बढ़ जाएंगी, और कूलिंग के लिए आप जो कुछ करोगे वो एटमॉस्फेरिक हीटिंग को और बढ़ा देगा। अब रोक सकते हो तो रोको। और जो फीडबैक साइकिल्स हैं उसकी तो हम बहुत बार बात कर ही चुके हैं। तुम कितना भी एडवांस डिजाइन बना लो प्लेन का, बर्ड हिट्स कैसे रोक लोगे बताओ? वो एक बर्ड नहीं होती, कई बार तो पूरा झुंड, फ्लॉक आता है। क्या करोगे उनका? तुमने उनके घर छीन लिए तो वो जो बर्ड्स हैं बेचारी, वो मालूम है किस लालच में आती हैं? जो रनवे होता है इसके इधर उधर दोनों तरफ घास होती है, उस घास में छोटे छोटे कीड़े होते हैं, तो उनके लालच में चिड़िया आ जाती है, क्योंकि चिड़ियों का जो प्राकृतिक घर था वो तो तुमने छीन लिया। एक तरह से कहो तो ये प्लेन पर बर्ड हिट नहीं हुई है, ये बर्ड पर प्लेन हिट हुआ है, क्योंकि जगह तो वो बर्ड की थी। बर्ड अपना पेड़ खोजती है, पेड़ नहीं मिलता तो वहां जो तुम्हारे रनवे के बगल में घास है वो उसमें आ जाती है कुछ खाने के लिए, और ये बर्ड हिट नहीं होती। इसको बोलते हैं बर्ड इंजेक्शन। वो जो इंजन होता है, जेट इंजन, वो खींच लेता है अंदर। बर्ड नहीं पगलाई है कि जाके इंजन में घुसेगी। जेट इंजन एक चिड़िया को नहीं खींचता है, वो पूरे फ्लॉक को खींच लेता है अंदर। तुम कैसे रोक लोगे उनको? और जैसे जैसे तुम जानवरों के घर काटते जाओगे वैसे वैसे वो तुम्हारे शहरों, मोहल्लों और एयरपोर्ट्स के भी आसपास आते ही जाएंगे। उन्हें कैसे रोकोगे? कोई भी चिड़िया 50 डिग्री में धूप में नहीं निकलना चाहती। क्यों निकल रही है? चिड़ियों का आमतौर पे कौन सा समय होता है गति करने का? सुबह का और शाम का। खासकर भरी गर्मियों की दोपहरी में चिड़िया बाहर नहीं, आपको अभी गर्मी में चहचहाट नहीं सुनाई देगी। पर चिड़िया क्यों बाहर है? क्योंकि सुबह शाम उसको खाने ही नहीं मिल रहा है। जिसको सुबह शाम खाना नहीं मिल रहा तो दोपहर में भी तलाश रही कहीं कुछ मिल जाए खाने को। खाना क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि जहां उसको खाना मिलता था उन जगहों पर इंसान जाकर बैठ गया है। क्यों? क्योंकि आपको वंश वृद्धि करनी है, क्योंकि आपको फैलना है, हमें और जगह चाहिए। अभी द्वितीय विश्व युद्ध की बात करी, वो शुरू ही ऐसे हुआ था। बोला जर्मन रेस के लिए जर्मनी बहुत थोड़ी जगह है, तो बोला ये पूर्व की ओर ये स्लाव लोग रहते हैं, उसमें रूसी भी आते हैं और जितना सब स्लोवेनिया, स्लोवाकिया, चेक सब लोग आते हैं। ये
बोले ये स्लाव लोग रहते हैं, इंफीरियर रेसेस हैं, हम इनकी जमीन ले लेते हैं, यहाँ पे जर्मनों को बसाएंगे। तो पोलैंड में घुस गया सबसे पहले। ये हमारी जो फैलने की है ना, हर जगह फैल जाओ, दूसरों की जमीन ले लो। हम सिर्फ दूसरे इंसानों की जमीन थोड़ी ले रहे हैं, सबसे ज्यादा तो हमने जानवरों की जमीन ली है। वो उनकी जमीन थी, उस पर वो लाखों साल से रहते थे, तुमने उनकी अब जमीन ले ली है, वो कहां जाए? और कोई चिड़िया इंसान के पास नहीं आना चाहती। चिड़िया के पास जाओ, देखा तुरंत क्या करती है? तुम चिड़ियों को मजबूर कर रहे हो तुम्हारे पास आने के लिए, क्योंकि तुमने उनकी जगह ले ली, उनका पेड़ ले लिया, उनका भोजन ले लिया। वो क्या करें? उनको घोंसला बनाने तक की जगह नहीं है, हर जगह तुम फैल गए हो। जैसे हिटलर बोल रहा था मुझे फैलना है। प्लेन तो प्लेन है, आपकी जो साधारण बाइक है या कार है, ये भी बनी नहीं है एक तापमान से आगे बर्दाश्त करने के लिए। खड़ी बाइकों में विस्फोट हो रहे हैं। बाइक खड़ी है, खड़े खड़े फट गई। इसमें दो चीजें एक साथ शामिल है। एक तो ये कि अमीर और अमीर हो रहे हैं, गरीब और गरीब हो रहे हैं। पर गरीबों को शांत रखने के लिए उनको बहुत ही लो एंड की टेक्नोलॉजी देनी जरूरी है, नहीं तो वो विद्रोह कर देंगे। तो बाइकों के वही मॉडल जो आज भी हैं और आज से 30-40 साल पहले भी थे। 30-40 साल पहले ज्यादा रोबस्ट होते थे, ज्यादा मजबूत होते थे। आज वही मॉडल आता है, वो बहुत हल्का रहता है। पर एक तरह की सस्ती बाइक गरीबों में बांटनी जरूरी है, नहीं तो सरकारें गिरा देंगे गरीब। और ये जो लो एंड टेक्नोलॉजी है जो गरीबों में वितरित करी जाएगी, जिसको आम आदमी इस्तेमाल करेगा, वो सारी वही है जो क्लाइमेट चेंज से बिल्कुल वल्नरेबल है। वो फटेगी बाइक, वो बनाई ऐसी गई है कि फटे। ज्यादा अगर उसको मजबूत बनाओगे तो महंगी हो जाएगी, महंगी हो जाएगी तो बिकेगी नहीं, बिकेगी नहीं तो गरीब को मिलेगी नहीं, गरीब को नहीं मिलेगी तो गरीब सरकार पलट देगा। ये जो आप कारें चलाते हो, भारत में जो सबसे प्रसिद्ध कार ब्रांड्स हैं, आपको क्या लग रहा है इनमें कोई दम है? 70-80% भारतीय जो कारें चला रहे हैं, ये कार नहीं है, ये एक तरह के मूविंग कॉफिन्स हैं। इनको कोई जोर से मुक्का मार दे तो पिचक जाए। इनकी सेफ्टी रेटिंग्स आप देखिएगा क्या है। ये ज्यादातर ऐसी हैं कि ये किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री में भी एक्सपोर्ट नहीं करी जा सकती, कोई इन्हें अपने आने नहीं देगा। और हम उनको बहुत शान से चलाते हैं कि ये हमारी, देखो ये हमारे ब्रांड्स हैं। ये सब जो लो एंड टेक्नोलॉजी है, ये क्लाइमेट चेंज के आगे रुकेगी? क्या होगा इसका? साधारण भी जब टेम्परेचर हो तो जो सीमेंटेड रोड्स होती हैं, जैसे यमुना एक्सप्रेसवे है, उस पर आप अगर बिना रुके गाड़ी चला गए 2-3 घंटे तो टायर बहुत गर्म हो जाता है। जो थोड़े हाई एंड व्हीकल्स होते हैं ना, उनमें डैशबोर्ड पे टायर का टेम्परेचर भी आ रहा होता है कि आपको पता रहे टायर कितना गर्म हो गया। पर जो गाड़ियां हमें दी जाती हैं चलाने के लिए, ये बोल के कि देखो भारत अब आगे बढ़ रहा है, हमारी अपनी आई ये सब गाड़ियां, उनमें कुछ नहीं ऐसा है। साधारण राइड भी अगर आपने 3 घंटे लगातार चला दी उस रोड पे, तो टायर गर्म हो जाएगा और फटेगा। और क्लाइमेट चेंज के बाद क्या होगा, अब ये सोच लो कि जब टेम्परेचर भी ऊपर से आग बरस रहा है और टायर आपको कोई बहुत हाई क्वालिटी के दिए नहीं जाएंगे, आपको तो कहा जाएगा ये जो मिल रहा है इसी पर स्वाभिमान के नाते गुमान कर लो कि ये टायर हमको मिला है। ये वो टायर थोड़ी है जो इंटरनेशनली चलते हैं। और इसीलिए क्लाइमेट चेंज जैसी आपदाओं का सबसे ज्यादा असर भारत जैसे देशों पर ही पड़ना है। भारत उन 5 शीर्ष देशों में है जो क्लाइमेट चेंज से सबसे ज्यादा आहत होंगे, कहूंगा बर्बाद होंगे। अब 5 में बाकी 2 तुम्हारे पड़ोसी हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश। सिर्फ टेम्परेचर नहीं बढ़ने वाला, एक बात आप समझिए। बहुत लोग इस बात से धोखा खा जाते, कहते हैं 2-3 डिग्री बढ़ भी गया तो क्या होगा। जो टेम्परेचर की रेंज है वो जबरदस्त तरीके से बढ़ने वाली है। देखो ऐसे समझो, ठीक है? ये इसको ले लो, कुछ भी ले लो, टाइम ले लो, ये टाइम है और ये टेम्परेचर है।
अभी मान लो तुम्हारा ऐसा कर्व है, ठीक है, ये कर्व है, तो ये इसका एवरेज है, इस पूरे कर्व के टेम्परेचर का ये एवरेज है, ये जो एक्स एक्सिस है यही एवरेज हो गया। हम एवरेज की जब बात करते हैं तो हम बहुत बड़ी भूल कर देते हैं, क्यों समझो, ये जो पूरा कर्व है ना, इसका शेप ये हो जाएगा, ये नया शेप है। इस नए शेप की खासियत ये है कि इसमें जो पीक्स हैं वो पुराने पीक से 8 डिग्री ऊपर है, और जो ये बॉटम्स हैं ये पुराने बॉटम से 5 डिग्री नीचे हैं। तो अगर सिर्फ एवरेज की बात करोगे तो एवरेज तो पुराने एवरेज से बस 3 डिग्री ऊपर है। ये उदाहरण के लिए बोल रहा हूं, ठीक है, समझाने के लिए समझो। पीक 8 डिग्री ज्यादा है और बॉटम 5 डिग्री नीचे हो गया, तो एवरेज कितना बढ़ा? तो आपको लगता है 3 डिग्री तो बर्दाश्त कर लेंगे, वो 3 डिग्री नहीं है, पीक 8 डिग्री बढ़ गया है। अब इसमें गरीबों को क्या होगा ये सोचो, और जानवरों को क्या होगा ये सोचो। 3 डिग्री एवरेज है, पीक 8 डिग्री 10 डिग्री बढ़ेगा, और यही जो पीक है जब ये ह्यूमिडिटी के साथ बढ़ता है तो जो फेल्ट टेम्परेचर होता है वो 15 डिग्री ज्यादा हो जाता है। बात समझ आ रही? और ये सिर्फ ऐसा नहीं कि गर्मी ज्यादा बढ़ गई है, ठंड भी ज्यादा बढ़ जाएगी। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स बढ़ेंगे, दोनों ओर की एक्सट्रीम बढ़ेगी, जिसके नतीजे में एवरेज टेम्परेचर तो आपको लगेगा कि 3 डिग्री बढ़ा है, पर वो 3 डिग्री एवरेज है। एक्सट्रीम्स तो 10-10, 15-15 डिग्री बढ़ गई दोनों तरफ। हाँ, जो ऊपर की तरफ एक्सट्रीम अगर वो 8 बढ़ी है तो नीचे वाली सिर्फ 5 बढ़ेगी, तो इस कारण एवरेज ऊपर की ओर बढ़ा है। इरेटिक विम्सिकल वेदर, पता ही नहीं चलेगा कि ये क्या हो गया, इतनी गर्मी अचानक इतनी ठंड कैसे हो गई, ये क्या हो रहा है। लोग कह रहे अरे ये मई के महीने में ऐसा मौसम हो रहा है जैसे फरवरी का मौसम हो, और अचानक फिर हीट वेव चलने लग गई। जो वल्नरेबल सेक्शंस हैं सोसाइटी के वो सबसे ज्यादा सफर करेंगे, और रूट कॉज एनालिसिस करा नहीं जाएगा। रूट कॉज एनालिसिस सामने नहीं लाया जाएगा। कभी हम कह देंगे कि अरे चिड़ियों ने गड़बड़ कर दी, चिड़ियों ने क्यों गड़बड़ कर दी वो हम नहीं बताएंगे। कभी हम कहेंगे क्रॉप फेलियर हो गई, क्रॉप फेलियर क्यों हो गई वो हम नहीं बताएंगे। कभी हम कहेंगे रोड जर्नी अनसेफ हो गई, क्यों हो गई हम नहीं बताएंगे। कभी हम कहेंगे मेंटल डिस्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, लोग ज्यादा पागल हो रहे हैं, क्यों पागल हो रहे हो हम नहीं बताएंगे। कभी हम कहेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ खराब होती जा रही है, क्यों खराब हो रही है वो हम नहीं बताएंगे। वो सब छुपाया जाएगा ताकि जो गैस कंपनियां हैं, कोल कंपनियां हैं, एनर्जी कंपनियां हैं, इनका धंधा चलता रहे और ये लोग आपके आइडल्स, आदर्श बनकर बैठे रहे। सबसे पहले तो मैं पूछता हूं कि समझ में क्यों नहीं बात आती है। हम भारत में हैं, हम नदियों को पूजते हैं। अभी उधर गया था ऋषिकेश की तरफ, बाप रे बाप, 4 धाम और गंगोत्री जाने वाले, यमुनोत्री जाने वाले, बाप रे। तुम देख रहे हो ग्लेशियर है, तुम्हें पता है वहां से ही धार चली है, वो पिघल रहा है, धार चली है। प्रकृति का एक संतुलन रहा है आज तक। क्या संतुलन रहा है? कि एक ऐसा तापमान रहा है, तापमान का, टेम्परेचर का ऐसा पैटर्न रहा है, और जो हवा रही है उसमें ह्यूमिडिटी का, उसमें मॉइस्चर का ऐसा पैटर्न रहा है कि ग्लेशियर जमता जाता है और पिघलता जाता है। वो जो कितना पिघलता जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं? माँ गंगा। लेकिन साथ ही साथ ऊपर से जमे तो पिघलेगा तो खत्म हो जाएगा। जब आपकी टेम्परेचर राइज हो रही है, टेम्परेचर राइज इतना जबरदस्त है, तो वो जो ग्लेशियर है वो लगातार सिकुड़ रहा है। नदियों की धाराएं हमें कब तक मिलने वाली हैं?
हमें नहीं समझ में आ रही बात। भाई आप फ्रिज की डिफ्रॉस्टिंग करते हो ना, कभी कभी करते हो। जब तक ऊपर फ्रीजर में थोड़ी भी बर्फ है तब तक पानी चमकता रहता है। अगर आप फ्रीजर को नहीं देखो, पानी को टपकता देखो, तो आपको लगेगा कि धारा तो बनी हुई है। लेकिन सच्चाई ये है कि फ्रीजर में जो बर्फ थी वो लगातार पिघल के कम होती जा रही है। और एक बिंदु ऐसा आएगा जब वो जो धारा थी वो अचानक से रुक जाएगी। आपको ये क्या हुआ, ये क्या हुआ? फिर आप फ्रीजर में झांकोगे, आपको अच्छा अब यहाँ बर्फ बची ही नहीं। लेकिन जब तक थोड़ी भी बर्फ है तब तक तो धारा रहेगी। वो धारा अभी हमें दिखाई दे रही है हमारी नदियों में। वो धारा अचानक से सूखेगी। आप कहोगे ये क्या, यहाँ तो नदी थी, ये तो खाली जगह, ये कंकड़ रेत कहां से आ गई, नदी कहां गई हमारी? और कुछ नदियां हैं जो बरसात के पानी से बहती हैं, जैसे दक्षिण भारत की नदियां, वहां बरसात नहीं होगी तो इसलिए सूख जाएगी। वो जो बर्फ से बहती हैं वो इसलिए सूख जाएंगी कि बर्फ पिघल गई। जहां बरसात नहीं, वहां बरसात नहीं है तो इसलिए रुक जाएगी नदी। तो तुम बताओ कि तुम्हें बचने क्या वाला है? लेकिन बात नहीं करनी है क्लाइमेट चेंज की। हाँ, और इतने लोग, जब इनको पीने को पानी नहीं होगा, खाने को फसल नहीं होगी, तो ये सब क्या करेंगे मालूम है ना? ये दंगे करेंगे और ये कोशिश करेंगे कहीं भी ऐसी जगह चले जाएं जहां पानी तो मिले कम से कम। बताओ ये कहां जाएंगे? भारत में खाली जगह कहां है? खाने को अन्न नहीं, पीने को पानी नहीं, ये सब कहां जाएंगे? हम अभी भी कहते हैं कि भारत इतना गरीब है कि 100 करोड़ लोगों को सरकार सब्सिडी देती है तब वो 2 जून की रोटी खा पाते हैं। हम इस पर फक्र करते हैं ना, इतने गरीब हैं हमारे यहाँ। जब पानी ही नहीं और खाना ही नहीं तो ये जाएंगे कहां, ये भी तो बता दो। और कहीं तो जाएंगे, जहां पर बैठे हैं वहां पड़े पड़े तो नहीं मरेंगे, कहीं तो जाएंगे। कहां जाएंगे? सोचो क्या होने वाला है। कोई फिजिकल वेरिएबल नहीं है जो टेम्परेचर डिपेंडेंट ना हो, इक्के दुक्कों को छोड़ के। हमारे काम के जितने भी फिजिकल वेरिएबल्स हैं ज्यादातर टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। जो पूरा कॉस्मोलॉजी है यही कैसे चलती है कि दूर कोई सितारा है और उसके टेम्परेचर के आधार पर उससे जो आपके पास वेव आती है, माइक्रोवेव्स, कॉस्मिक वेव्स, आप उसके आधार पे उसका सब पता कर लेते हो। अरे जितनी ये वेव्स भी हैं आपकी, ये भी टेम्परेचर के आधार पे चलती हैं। आप कहते हो लाल तारा है, नीला तारा है, इससे मुझे पता चल जाता है कि उसका टेम्परेचर कितना है। तो लाल और नीला ये तो वेव की फ्रीक्वेंसी से डिटरमिन होता है ना, कलर। तो माने उसके टेम्परेचर से डिपेंडेंट हो रहा है पूरा वेव फॉर्म। और आपकी पूरी दुनिया वेव्स पर ही चल रही है और सारी वेव्स टेम्परेचर डिपेंड। दुनिया कैसे चला लोगे बताओ? कोई भी सिग्नल तुम्हारा बचेगा? फिर मैं ताज्जुब होगा, बच्चे डिफॉर्म्ड क्यों पैदा हो रहे हैं? पहले तो पैदा ही मुश्किल से हो रहे हैं और फिर जो पैदा हो रहे हैं वो डिफॉर्म्ड पैदा हो रहे हैं। किसी के ब्रेन नहीं है, किसी के आंख नहीं है, किसी के 3 हाथ हैं। ये क्यों हो रहा है? फिर मेडिकल साइंस सामने आएगी, वो इसके समाधान निकालेंगे, पर रूट कॉज कोई नहीं बताएगा। आपको मालूम है आपके जो साधारण फल और सब्जियां हैं जो आप खाते हो, उनका कॉम्पोजिशन बदल चुका है। माने जो आज का नींबू है वो 40 साल पहले वाला नींबू नहीं है, वो दूसरी चीज थी। उसके अंदर दूसरे अनुपात में सब मिनरल्स, विटामिन, वाटर सब कुछ था। आज जो आप ले रहे हो कोई दूसरी चीज है वो। ये आपको पता है ना ये सब? इसमें कई कारण है, पर एक कारण क्लाइमेट चेंज भी है। आप आज जो खीरा खा रहे हो वो 40 साल पहले वाला खीरा नहीं है। आज का आलू, आज की लौकी वो नहीं है जो पहले होता था।
आचार्य जी, जैसे अब जो लोग मार्स वार्स के लिए जाने के लिए लगे रहते हैं, ये वो मचा रखा उन्हें मार्स जाना है, तो अभी उन्होंने देख लिया है कि ये जो विमान हादसे हो रहे हैं, तो अब क्या पता उन्हें भी ये चीज़ दिख जाए कि क्लाइमेट चेंज की वजह से उनका रॉकेट जैसे ऊपर जा रहा हो वहीं पे फट जाए क्लाइमेट चेंज की वजह से। स्मार्ट लोग हैं वो, ऐसा नहीं होगा। आचार्य जी, फिर हम इस पर सोल्यूशन पर बात करते हैं, तो हम ये कहते थे कि 1.5 डिग्री सेल्सियस जो सेचुरेशन पॉइंट है उसको होने से रोकना पड़ेगा, वो हो ही चुका है। और हम फिर लोगों को बात करते हैं कि कॉन्शियस लिविंग तरफ लेके आए, लोगों से हम बात करते हैं कि आप कॉन्शियस लिविंग तरफ आओ, आप अपना समझो कि आपकी कामनाएं क्या हैं, आपके कार्बन फुटप्रिंट्स क्या हैं, और ये सब समझो। और फिर आप अपनी दिनचर्या जो भी करते हो उसमें सब आपको समझ आएगा कि कितना वो कार्बन वगैरह एमिट कर रहा है। पर इस सब से सोल्यूशन हो कैसे पाएगा, ये काफी काफी लंबा चला जाएगा ये चीज। मैंने इतनी देर में सॉल्यूशन शब्द एक बार भी इस्तेमाल किया मैं बार बार बोल रहा था रूट कॉज। हमें गुमान ये रहता है कि समस्या तो हम जानते ही हैं, हमें अब समाधान बता दो, जबकि तुम्हारी समस्या ये है कि तुम समस्या ही नहीं जानते हो। तुम मान के चलते हो समस्या तो हमें पता है, सॉल्यूशन बताइए ना, सॉल्यूशन बताइए ना, क्या समस्या तुम्हें क्या पता है। मैं रूट कॉज इतनी देर से बोल रहा था, क्या है रूट कॉज जानते भी हो। ये सब कुछ जो हो रहा है उसका तुम्हें एक रीजन बताया जाएगा, तुम कहोगे उससे गहरा रीजन है क्लाइमेट चेंज। नहीं, क्लाइमेट चेंज भी रूट कॉज नहीं है, कुछ और है रूट कॉज। और वो जो रूट कॉज है उसका समाधान हो रहा है अभी, यही है समाधान, यही है समाधान। जहां समाधान हो रहा है वहां बैठ के तुम पूछ रहे हो समाधान क्या है। जहां समाधान हो ही रहा है वहां बैठ के पूछ रहे हो समाधान क्या है। तुम्हें क्या बताऊं क्या समाधान है। हमें समाधान समझ में आता है, ठीक है, लेकिन हम बहुत चंद लोग हैं, ठीक है, तो संख्या बढ़ाओ ना। हाँ, हम जब यही समाधान है। जब लोगों से बात करने जाते हैं इस बारे में, हाँ। तो कोई, जैसे अब ये सत्र में भी बात हो रही थी ना कि लोग अपना कपड़ा ओढ़ के बैठे हैं अपने सामने। लोग नहीं बैठे हैं,